नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माण, इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम संविधान सभा के अधिवेशन, संविधान सभा की बैठकें और संविधान सभा के पदाधिकारी तथा भारतीय संविधान सभा की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन जुलाई-अगस्त 1946 में हो गए थे और नवंबर तक आते आते संविधान सभा का गठन पूर्ण हो चुका था। लेकिन भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड वेवेल, वो संविधान सभा की बैठक बुलाने से हिचकिचा रहे थे। तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया और कहा कि आप जब संविधान सभा का गठन पूर्ण हो चुका है तो आप संविधान सभा की जल्द से जल्द बैठक बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं संविधान सभा का निमंत्रण मेरे नाम से भेजूंगा और संविधान सभा का सभापति मैं ही बनूंगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनकी इस बात का विरोध किया और संविधान सभा के निमंत्रण पत्र संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर के नाम से भेजे गए। HVR अयंगर ने 20 नवंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों को निमंत्रण पत्र भेजे और संविधान सभा की प्रथम बैठक तय की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड वेवेल की इस इच्छा का विरोध इसलिए किया था कि वो ब्रिटिश नियंत्रण से संविधान सभा को पूर्ण रूप से मुक्त करवाना चाह रहे थे। इसलिए ये तय किया गया कि संविधान सभा का जो सभापति होगा वो संविधान सभा का ही कोई सदस्य होगा। तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था वो 9 दिसंबर से शुरू होता है और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को इस दिन भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन होता है और 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक प्रथम अधिवेशन आहूत किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर 1946 तक। इस अवधि के दौरान, इस प्रथम अधिवेशन के दौरान लगभग 11 बैठकें आयोजित की गई थी और भारतीय संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। इस प्रकार अलग अलग दिनों में अधिवेशन बुलाए गए थे। किसी अधिवेशन में 15 बैठक हुई, किसी अधिवेशन में 5 बैठकें हुई, किसी में 25 बैठकें भी हुई। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। तो टोटल अधिवेशनों की संख्या कितनी है? 12। और इन 12 अधिवेशनों में जो टोटल बैठक हुई थी वो हुई थी 167 दिन बैठकर भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित कार्य किया था। भारतीय संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था, वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक हुआ था। ये इसका पहला अधिवेशन था। इस प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, जिसमें हम पहला और 11वां अधिवेशन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण 11 अधिवेशनों में पूर्ण हो गया था। 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक भारत के संविधान का निर्माण हो गया था और 26 नवंबर को आप जानते हो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया था। 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन भी आयोजित किया गया था, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो 12वां अधिवेशन आयोजित हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार टोटल भारतीय संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे और जिसमें बैठकें हुई थी 167।
11 अधिवेशनों में संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर लिया था और 12वें अधिवेशन में क्या काम किया गया था, संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे और संविधान निर्माण से संबंधित कार्य 11 अधिवेशन में ही कर लिया गया था। यानी 26 नवंबर 1949 को तो संविधान अंगीकृत कर लिया और इसके कुछ प्रावधान, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, संचित निधि, इस प्रकार के प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए थे। बाकी के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो इस प्रकार टोटल 12 अधिवेशन होते हैं। तो अगर 11 अधिवेशन अगर अपन देखें तो अगर 11 अधिवेशन आते हैं तो बैठकें कितनी होंगी, 166 हो जाएंगी और 12 अधिवेशन दिया होगा तो बैठकें कितनी होंगी, 167 होंगी। संविधान निर्माण का कार्य 11 अधिवेशन में ही पूरा हो गया था। यानी 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य 11 अधिवेशन में पूर्ण हो चुका था। इस दौरान बैठकें हुई थी 166 और 12वें अधिवेशन में सिर्फ संविधान सभा ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार टोटल तो 12 अधिवेशन है। अगर 12 अधिवेशन उत्तर में दिए हैं तो 167 बैठकें होंगी, 11 अधिवेशन ही उत्तर में है तो 166 बैठकें आपको करनी हैं। तो अधिवेशन 12 हुए थे संविधान सभा की, बैठकें 167 हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को भारत की संसद के सेंट्रल हॉल में 11 बजे से शुरू हुई थी। 9 दिसंबर को जेबी कृपलानी, जो कि तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति बनाने का आग्रह संविधान सभा के सामने रखा था और उनके आग्रह पर संविधान सभा ने सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। तो संविधान सभा के अस्थायी सभापति किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये कार्यवाही पहली बैठक के दौरान ही हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जिस दिन संविधान सभा ने पहली बैठक की थी उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति बनाया गया था। और ये प्रस्ताव रखा किसने था, तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ने रखा था। जेबी कृपलानी के आग्रह पर सच्चिदानंद सिन्हा ने सभापति का अपना आसन ग्रहण कर लिया और सभापति का आसन ग्रहण करने के बाद में सच्चिदानंद सिन्हा ने विदेशों से आए हुए शुभकामनाओं के संदेश को पढ़ा। एक सदस्य की उस दिन मृत्यु हो गई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक के दौरान उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। और उसके बाद में सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा कि मैं दोपहर के भोजन के बाद में थोड़ा आराम करता हूं, काम करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं सभा के सामने एक प्रस्ताव रखता हूं कि एंथनी फ्रैंक को आप उपसभापति मनोनीत कर दीजिए। तो सच्चिदानंद सिन्हा के आग्रह पर एंग्लो इंडियन सदस्य एंथनी फ्रैंक को संविधान सभा का प्रथम उपसभापति मनोनीत किया गया था। ये भी 9 दिसंबर 1946 को ही किया गया था। तो उपसभापति कौन बने थे, पहले एंथनी फ्रैंक। तो संविधान सभा में अस्थायी सभापति और उपसभापति दोनों का ही 9 दिसंबर 1946 को मनोनीत किए गए थे। उसके बाद में 10 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक हुई जिसमें ये निर्णय किया गया कि स्थायी अध्यक्ष का या स्थायी सभापति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाए और कार्य संचालन समिति, नियम निर्माण समिति, इनका निर्वाचन कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें उसमें तय की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया था और स्थायी सभापति के लिए केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नामांकन प्राप्त हुए थे, इसलिए उनको 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का निर्विरोध
उप सभापति निर्वाचित कर दिया गया था। तो स्थायी सभापति कौन बने थे? 11 दिसंबर 1946 को, जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें अस्थायी सभापति और उपसभापति ने पद ग्रहण किया था। दूसरी बैठक 10 दिसंबर को हुई थी, जिसमें स्थायी सभापति के निर्वाचन की विधि तय की गई, नियम प्रक्रिया समिति के निर्वाचन की विधि तय की गई थी। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सभापति का निर्वाचन हुआ था। और स्थायी सभापति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी सभापति बने थे। अध्यक्ष नाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सभापति समितियों के जो प्रमुख होते थे उनको भी कहा जा रहा था, और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनको भी सभापति कहा जा रहा था। इसलिए दोनों नाम मिक्स नहीं हो, तो संविधान सभा के सभापति को बाद में अध्यक्ष के नाम से पुकारा जाने लगा, यानी उनको प्रेसिडेंट कहा जाने लगा। और संविधान सभा की जो समितियां थी, जैसे प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, उनके जो प्रमुख थे उनको सभापति कहा जाता था। इसलिए नाम आपस में मिक्स नहीं हो, तो संविधान सभा के जो सभापति थे उनको प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के नाम से पुकारा जाने लगा। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन बने थे? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। ये संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के नियमों में हालांकि 5 उपाध्यक्ष का प्रावधान था, लेकिन उसको बदल के बाद में 2 उपाध्यक्ष बनाने का प्रावधान कर दिया। तो दोनों उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। ये संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। स्थायी संविधान सभा के संवैधानिक या विधि सलाहकार कौन थे? B.N. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव संविधान सभा की विधि या संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान सभा के सचिव थे H.V.R. अयंगर। H.V.R. अयंगर ये संविधान सभा के सचिव थे। तो इस प्रकार ये इतने सारे पदाधिकारी भारतीय संविधान सभा के स्थायी और अस्थायी थे। संविधान सभा की जो मोहर थी, संविधान सभा की मोहर के रूप में किसका चित्र काम में लिया जाता था? हाथी का। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इस दौरान संविधान सभा के 207 सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था प्रथम बैठक के दौरान? 207 सदस्यों ने। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बैठी थी, उस दिन टोटल संविधान सभा के सदस्यों में से सिर्फ 207 सदस्य उपस्थित हुए थे, उसमें 10 महिलाएं थी। तो ये प्रथम बैठक में उपस्थित हुए सदस्यों की संख्या है। और संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें 210 सदस्यों ने भाग लिया था। भाई प्रथम बैठक और अधिवेशन में अलग अलग संख्या कैसे आती है? देखिए, ये प्रथम अधिवेशन है जो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर तक चला था। यानी इस दौरान कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठक हुई थी। और पहली बैठक हुई आप जानते हो 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। तो पहली बैठक के दौरान कितने सदस्य उपस्थित थे? 207 सदस्य उपस्थित थे, और इसमें 10 महिलाएं भी शामिल थी। तो ये तो हम बात कर रहे हैं केवल 9 दिसंबर की। फिर 10 दिसंबर को बैठक हुई, 11 को हुई, 12 को हुई, 13 को हुई, इस प्रकार 23 दिसंबर तक 11 बैठकें हुई। 1-2 दिन बीच में छुट्टी हो गई होगी। तो जो 207 सदस्य उपस्थित हुए वो तो हम बात कर रहे हैं 9 दिसंबर की। और
प्रथम अधिवेशन की जो बात कर रहे हैं, तो इस दौरान यानी 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 210 सदस्यों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। और 207 सदस्य किस दिन उपस्थित थे? 9 दिसंबर को। और इस अवधि के दौरान टोटल कितने सदस्य उपस्थित थे? 210 सदस्य थे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम बैठक में 207 सदस्य उपस्थित थे। प्रथम अधिवेशन का सवाल आता है तो 210 सदस्य उपस्थित थे और प्रथम बैठक में 10 महिलाएं भी उपस्थित थी। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 11वां अधिवेशन कब हुआ था? 11वां अधिवेशन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। इस अधिवेशन में संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। कब किया था? अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को। और 11वें अधिवेशन तक संविधान का निर्माण पूर्ण हो चुका था। इसलिए कई बार अपन कहते हैं कि संविधान निर्माण होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो वो 26 नवंबर तक की बात की जाती है, जबकि संविधान सभा का एक अधिवेशन इसके बाद में और हुआ था, 12वां अधिवेशन। और 12वां अधिवेशन में सिर्फ एक ही बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसमें एक ही बैठक 24 जनवरी को हुई थी। इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान की 3 प्रतियां थी, इस पर हस्ताक्षर किए थे। और संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। प्रथम व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किसने किए थे? संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने सबसे अंतिम व्यक्ति के रूप में संविधान सभा में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और राजस्थान से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे बलवंत सिंह मेहता। उदयपुर से थे बलवंत सिंह मेहता। इन्होंने राजस्थान की ओर से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार ये 12 अधिवेशन थे, जिसमें 11वां और 12वां अधिवेशन ये है। 24 जनवरी 1950 को यानी 12वें अधिवेशन में संविधान सभा ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, इनको भी 24 जनवरी यानी 12वें अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति का भी निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन के दिन 24 जनवरी 1950 को निर्वाचन हुआ था राजेंद्र प्रसाद का। और राजेंद्र प्रसाद के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी कौन थे? संविधान सभा के सचिव HVR आयंगर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी थे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। तो ये कार्य भी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने कुछ अन्य काम भी किए थे। राष्ट्रगीत को अपनाया, राष्ट्रगान को अपनाया और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया था। ये कार्य होने के बाद में संविधान सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। और जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो जो संविधान सभा थी वो अंतरकालीन संसद के रूप में बदल गई। तो 26 जनवरी से लेकर अप्रैल मई 1952 तक संविधान सभा ने अंतरकालीन संसद के रूप में कार्य किया था, अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। और इस दौरान वो एक सदनीय थी। और जब प्रथम आम चुनाव हुए, उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा के रूप में 2 सदनों ने कार्य किया था।
12वें अधिवेशन के दौरान 24 जनवरी 1950 को 2 सदस्यों ने संविधान सभा की शपथ ली थी। 2 सदस्यों ने संविधान सभा में सदस्यता ग्रहण की थी। एक तो थे डॉक्टर YS परमार और दूसरे थे रतनप्पा कुंभार। इन 2 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की थी। यानी संविधान सभा के अंतिम दिन 2 सदस्यों ने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की थी। संविधान सभा में अगर महिलाओं की संख्या देखें तो उनकी संख्या 15 थी। भारतीय संविधान सभा में जिन महिलाओं ने भाग लिया था वो इस प्रकार हैं, देखो, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, मालती चौधरी, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रे, रेणुका राय, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्किरिनी, दक्षियाना वेलायुधन, हंसा मेहता, दुर्गाबाई, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू। इस प्रकार 15 महिलाओं ने भारतीय संविधान सभा में भाग लिया था। इनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल, नाम से ही स्पष्ट है। और दक्षियानी वेलायुधन दलित महिला थी, दलितों का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, इन्होंने मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व किया था। और एनी मस्करी ने देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान सभा में किया था। तो इस प्रकार 15 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्यों ने भी भाग लिया था। यानी SC के कितने सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में? 26 सदस्य थे। और ST के कितने थे? 33 सदस्य। और महिलाएं कितनी थी? जो आपके सामने हैं, 15 महिलाएं थी। तो इस प्रकार विशेष वर्गों का ये प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान सभा में हुआ था। अब जो अगला टॉपिक है वो देखेंगे संविधान सभा की प्रकृति। संविधान सभा की प्रकृति के बारे में कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, जिसमें संविधान सभा के सदस्य भी शामिल थे और विदेशी लोग भी शामिल थे। तो संविधान सभा की प्रकृति को लेकर 2 प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं, जिसमें पहले प्रकार के जो मत हैं वो कहते हैं कि संविधान सभा प्रभुता संपन्न संस्था नहीं थी, संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संस्था नहीं थी। तो वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश संसद की घोषणा के द्वारा हुआ है। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का निर्माण हुआ है। ब्रिटिश संसद में क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार संविधान सभा का निर्माण हुआ है। इसलिए संविधान सभा पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न संस्था नहीं है। हाँ, ये सच है कि संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव के अनुसार ही हुआ है, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का अधीन था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो ब्रिटिश संसद के अनुसार ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ है। लेकिन जब उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सभा भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, स्वतंत्र और गणराज्य घोषित करती है। और 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने जब भाषण दिया था ट्रस्टी विथ डेस्टिनी के अंतर्गत, ये संविधान सभा पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न है और ये आजाद भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। ये कहना कि संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं है, ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा जो भी संविधान बनाया गया था उसको संविधान सभा ने ही स्वीकृत किया था। उसको ब्रिटिश संसद से या दूसरे किसी अथॉरिटी से स्वीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। आप जानते हो 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था कि इस संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को पारित किया जाए। और दूसरा, संविधान सभा के संचालन के लिए जो नियम बनाए गए थे वो खुद संविधान सभा की नियम एवं प्रक्रिया समिति के द्वारा बनाए गए थे। इसलिए ये कहना पूर्ण रूप से गलत है कि संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संस्था नहीं थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था
नहीं थी। राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लेकर भी ये सवाल उठाया जाता है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने से संविधान सभा पूर्ण संप्रभु संस्था नहीं रही। लेकिन इसका उत्तर भी नेहरू जी ने देते हुए कहा था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमने स्वेच्छा से ग्रहण की है और स्वेच्छा से हम इसको त्याग भी सकते हैं। और राष्ट्रमंडल की खुद की प्रकृति भी चेंज हो गई। पहले वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था और अब स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल हो गया, और जब भी हम चाहें राष्ट्रमंडल की सदस्यता को छोड़ सकते हैं। इसलिए राष्ट्रमंडल की सदस्यता से भारत की संविधान सभा की प्रभुत्व शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा सवाल उठाया जाता है संविधान सभा के प्रतिनिधि स्वरूप पर। संविधान सभा की प्रकृति को लेकर दूसरा सवाल कांग्रेस के जो समाजवादी धड़े के लोग थे उनके द्वारा भी उठाया जाता है। जयप्रकाश नारायण, केवी राव, इन्होंने कहा कि भारत की संविधान सभा संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्होंने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर नहीं हुआ था, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन नहीं हुआ था। इसलिए संविधान सभा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इन लोगों ने, केवी राव ने तो कहा है कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन लगभग 28% जनता के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि उस समय जो मताधिकार था वो शिक्षा, संपत्ति और कर के आधार पर दिया जाता था। तो पूरे भारत की लगभग 28% जनता के पास ही मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार था। तो इसलिए उनका सवाल ये लाजमी है। कुछ विद्वान और भी हैं जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की प्रकृति पर अपनी टिप्पणियां की हैं, जैसे महावीर त्यागी थे। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का निर्माण बहुमत दल ने किया है। महावीर त्यागी ने क्या कहा है? संविधान का निर्माण बहुमत दल ने किया है। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था। इन्होंने कहा कि बहुमत दल ने किया है। और चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, चर्चिल, उन्होंने भी कहा कि संविधान सभा भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, बड़े समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करती है। संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसी प्रकार एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, विंसकाउंट साइमन। इन्होंने संविधान सभा के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। इसमें ज्यादा संख्या किसकी है? हिंदुओं की है। तो इन्होंने संविधान सभा को क्या कहा था? हिंदुओं का निकाय कहा है। यानी इनका भी यही कहना था कि संविधान सभा संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसमें ज्यादातर कौन लोग भरे हैं? हिंदू लोग भरे हैं। इसी प्रकार ग्रेनविल ऑस्टिन थे। उन्होंने भी अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने तो कहा कि संविधान सभा कांग्रेस है, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो टिप्पणी की है, कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने तो ये भी कहा था कि जो संविधान सभा है वो एक दलीय देश में एक दलीय निकाय है। यानी भारत में एक ही दल था, कांग्रेस, और उसी कांग्रेस ने संविधान सभा का निर्माण किया था। तो इन सभी विद्वानों का कहना यही था कि भारत की संविधान सभा पूरे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। लेकिन इनकी बातें पूर्ण रूप से सच नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। तो इसका कारण ये माना जाता है
कि उस समय की जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल नहीं थी। भारत में सांप्रदायिक दंगे सब जगह हो रहे थे, तो चुनाव करवाने की स्थितियां नहीं थी। इसलिए जो सबसे बेस्ट तरीका था वो भारतीय लोगों ने अपनाया था और प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करवाया था। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि 1946 की जो प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन देखें और 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद में परिणाम देखें और उनकी तुलना संविधान सभा की संरचना से करें तो लगभग एक जैसी दिखती है। उसमें भी कांग्रेस का प्रभुत्व था 1952 के आम चुनाव के बाद में भी, और यहाँ भी कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो तुलनात्मक रूप में देखें तो परिणाम एक से ही आ रहे हैं। और कांग्रेस ने भी संविधान सभा को प्रतिनिधि स्वरूप देने के लिए खूब प्रयास किए। जब संविधान सभा के निर्वाचन हो रहे थे 1946 में, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को ये निर्देश दिया था कि आप जो अपनी लिस्ट भेजो संविधान सभा के निर्वाचन के लिए, तो उसमें महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पारसी, एंग्लो इंडियन, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको निर्वाचन करवा के संविधान सभा में भेजना है। और संविधान सभा में कांग्रेस की लिस्ट पर बहुत सारे गैर कांग्रेसी लोग भी निर्वाचित हुए थे। तो इसके माध्यम से भी कांग्रेस ने संविधान सभा के प्रतिनिधित्व को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व स्वरूप देने का प्रयास किया था। तो आइए देखते हैं, कुछ ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे लेकिन कांग्रेस की लिस्ट पर वो संविधान सभा के सदस्य बने थे। जैसे भीमराव अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर, M.R. जयकर, सच्चिदानंद सिन्हा, H.C. मुखर्जी, राधाकृष्णन, के.टी. शाह हैं, हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, N.G. अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, ये लोग थे जो गैर कांग्रेसी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी गैर कांग्रेसी थे लेकिन कांग्रेस ने इनको अपनी तरफ से संविधान सभा में भेजा था, और ये इसलिए किया गया था ताकि सारे भारत का प्रतिनिधित्व उसमें हो जाए। महात्मा गांधी ने भी संविधान सभा में अच्छे लोगों को भेजने के लिए, विशेषज्ञ लोगों को भेजने के लिए 16 सदस्यों की एक लिस्ट जारी की थी और उन लोगों को भी संविधान सभा में भेजने का काम किया गया था। और संविधान सभा के बारे में जब ये कहा गया था कि संविधान सभा तो भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व है, हिंदुओं का निकाय है, तो उस आलोचना का जवाब देते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के द्वितीय अधिवेशन यानी 20 जनवरी 1947 को कहा था कि संविधान सभा के जो 210 सदस्य प्रथम अधिवेशन में आए थे उनमें से हिंदू भी थे, 155 सदस्य हिंदू थे, मुस्लिम सदस्य भी थे, सिख भी थे, पारसी भी थे, महिलाएं भी थी, अनुसूचित जाति के सदस्य थे और एंग्लो इंडियन सदस्य भी उसमें शामिल किए गए थे। तो इस प्रकार भारतीय संविधान सभा का स्वरूप क्या था? प्रतिनिधिपूर्ण स्वरूप ही था। और ग्रेलविन ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। इस बात का उत्तर देते हुए ग्रेलविन ऑस्टिन ने खुद ही कहा है कि उस समय कांग्रेस जो पार्टी थी वो आज की कांग्रेस की जैसे नहीं है। उस समय कांग्रेस पूरे भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करती थी और कांग्रेस में सभी विचारधारा, जाति, धर्म, क्षेत्र, समुदाय के लोग शामिल थे। और कांग्रेस में जैसे नेहरू जी उदारवादी थे, राजेंद्र प्रसाद रूढ़िवादी थे, कुछ दक्षिणपंथी भी थे, मुस्लिम सदस्य भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे। सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और विचारधारा के लोग कांग्रेस में शामिल थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस का स्वरूप कैसा था? अम्ब्रेला पार्टी की तरह था, जिसमें सभी विचारधाराएं, सभी समुदाय, सभी धर्मों के लोग शामिल थे। जमींदार भी थे, किसान भी थे, मजदूर भी थे,
यानी कांग्रेस पार्टी उस समय पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती थी। इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा भारत का सूक्ष्म रूप था। यानी संविधान सभा के बारे में उन्होंने क्या कहा है? संविधान सभा भारत की लघु झांकी है। लघु झांकी, ये किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह भी कहा था कि संविधान सभा में पूरे भारत की झांकी अपने को मिलती है। इन्होंने इंडिया इन माइक्रोकोस्म कहा था। माइक्रोकोस्म कहा था। भारतीय संविधान सभा को ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था? इंडिया इन माइक्रोकोस्म या संपूर्ण भारत की लघु झांकी कहा था। तो इन सब के विचार देखने से ये पता लगता है कि भारतीय संविधान सभा संपूर्ण प्रभुत्व संस्था थी और पूरे भारत का उसमें प्रतिनिधित्व था। जैसा कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा पूरे भारत की लघु झांकी थी, इंडिया इन माइक्रोकोस्म थी।